आर्थिक संस्था के अंतर्गत कार्य क्या होता है, कैसे आर्थिक जीवन का निर्वाह होता है, इसके बारे में समुचित जानकारी हासिल करेंगे। कार्य यहाँ पर सवेतन रोजगार का द्योतक है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह कार्य या वह रोजगार जिसके अंतर्गत वेतन प्राप्त होता है, उसी को कार्य की परिभाषा के अंतर्गत सीमित किया गया है। अनेक प्रकार के कार्य सवेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते। जैसे अगर कोई भी महिला अपना घर का कामकाज करती है तो उसको गृह कार्य माना जाता है, लेकिन कार्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं गिना जाता। अनौपचारिक व्यवस्था में अधिकांश कार्य रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते हैं और यही एक विषमता है कि आज भी जो भी अनौपचारिक कार्य जैसे गृह कार्य, उनको रोजगार के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब हम वास्तव में कार्य की क्या परिभाषा होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। मतलब ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने से। वस्तुएं को पैदा किया जाता है और फिर उनको सेवाओं के माध्यम से इधर उधर वितरित किया जाता है, और इन समस्त प्रक्रियाओं को ही हम आर्थिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कार्य के आधुनिक रूप में परिवर्तन हुआ है और श्रम विभाजन भी हुआ है। लेकिन पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं की देखभाल करते थे। आधुनिक युग में अधिकांशतः कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। मतलब आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हम अधिकांश कार्य उन मशीनों या ये कहा जाए कि रोबोट के द्वारा भी संचालित होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में या कृषि से संबंधित व्यवसायों में लगी हुई है, और ये कृषि संबंधी कार्य भी आज मशीनों द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि अब सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। आज आधुनिक युग में सेवाओं का क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हुआ है, और यही हमारी आर्थिक स्थिरता को भी निर्मित करते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में जटिल श्रम विभाजन पाया जाता है, और श्रम विभाजन की धारणाओं ने दुर्खीम ने अपने पाठ्यक्रम में उचित रूप से विश्लेषित किया है। कार्य असंख्य व्यवसायों में विभाजित हो गया है। मतलब आज कार्य के अनगिनत रूप दिखाई देते हैं। आधुनिक समाज में कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा गया है। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। उद्योगों में नौकरी करने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित होते हैं, यानी कि उद्योगों में काम का बंटवारा अत्यधिक हो गया है। प्रबंधक का कार्य किसी विशेष व्यक्तियों के हाथ में होता है, उत्पादन का कार्य उसको वितरित करने का। यही सब ये बताते हैं कि हम सरलता से विशिष्टता की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक परस्पर निर्भरता का विस्तार हुआ है। अधिकतर लोग अपने भोजन, वो रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं, अब वो स्वयं नहीं करते, वो किसी और के द्वारा बनाया गया होता है और वो उसका उपभोग करते हैं। लेकिन कुल मिला के पारस्परिक निर्भरता का अत्यधिक विस्तार हुआ है। कार्य रूपांतरण यानी कार्यों में भी परिवर्तन आया है, और वो किस तरह से परिवर्तन आया है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं सरल प्रक्रियाओं में विभाजित हो गई हैं, जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती है। निगरानी प्रबंधकों द्वारा की जा सकती है। थोक बाजारों की आवश्यकता होने लगी है, क्योंकि माल का उत्पादन अत्यधिक होने की वजह से बाज़ारों की आवश्यकता हुई, और इन बाज़ारों में भी थोक बाज़ारों की आवश्यकता असीमितता की तरफ बढ़ने लगी है। स्वचालित उत्पादन की कड़ियाँ जुड़ गई हैं। निगरानी की व्यवस्था मजबूत हो गई है।
उदार उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ है। कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ भी झुकाव हुआ है, यानी जो कार्य पहले केंद्रित था उसमें अब विकेंद्रीकरण आया है, क्योंकि श्रम विभाजन हुआ है। तो उस श्रम विभाजन की वजह से कार्य बहुत सारी सतहों में या उनके कई लोग उसमें कार्य करने लगे। भूमंडलीकरण से व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई है। अब हम राजनीतिक संस्था के बारे में जानेंगे। राजनीतिक संस्थाओं का सीधा सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से होते हैं। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, शक्ति और सत्ता। शक्ति वह होती है जो दूसरों के विरोध करने के बावजूद भी अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता रखती है, यानी वो एक तरह से किसी की इच्छा नहीं हो लेकिन उसको वो पालन करा सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक उपयुक्त उदाहरण हम दे सकते हैं कि गांधी जी में वो शक्ति थी जिसके द्वारा उन्होंने देश में आज़ादी के आंदोलनों को अपनी तरफ झुकाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और इसको हम शक्ति के रूप में देख सकते हैं। जबकि सत्ता एक वैधानिक होती है। शक्ति की विस्तृत अवधारणा ये है कि ये परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में अध्यापक द्वारा शासन लागू कराने तक होती है। मतलब किस तरह से परिवार में बड़े अपने बच्चों से काम करवाते हैं, अध्यापक अपने विद्यार्थियों से किस तरह से अनुशासन बनाए रखने का रास्ता तैयार करते हैं, ये सब शक्ति की विस्तृत उदाहरण हैं। राजनीति में शक्ति दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित किया जाता है और उनको राजनेताओं के कार्यों को बांटने से भी संबंधित होती है। राजनीतिक दलों में शक्ति का क्या स्थान होता है? राजनीतिक दल एक अध्यक्ष भी हो सकता है और वो किसी भी सदस्य को उसके पास निकालने की शक्ति होती है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त होती है कि वह दूसरों को उनकी इच्छा का पालन करवा सके। यानी एक जो राजनीतिक दल होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपनी इच्छा से दूसरे जो उसके सदस्य हैं उनको अपनी बात मनवाने में सक्षम होता है। इस तरह से राजनीतिक क्रियाओं या राजनीति का सरोकार शक्ति से है। राजनीति में सत्ता भी होती है। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिससे वैधानिक रूप से स्वीकार किया जाता है। शक्ति को सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। ये संस्थागत होती है क्योंकि वैधता पर आधारित होती है, यानी इसको कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। सामान्यतः लोग शक्ति को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता होती है। राज्य विहीन समाज की भी हम राजनीतिक संस्था के अंतर्गत बात करते हैं। राज्य विहीन समाज में नातेदारी, विवाह, आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा धार्मिक कृत्यों और समारोह में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में संतुलन बन जाता है। अब आधुनिक राज्यों में औपचारिक कार्यविधियों द्वारा निश्चित संरचनाएं भी है। राज्य की संकल्पना के बारे में, राज्य जहां विद्यमान होता है वहां सरकार का राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर भी शासन करता है। सरकार के पास एक वैधानिक सत्ता होती है। ये वैधानिक व्यवस्था नीतियों को लागू करने के लिए जैसे कि सैन्य शक्ति के रूप के उपयोग की भी क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण ये बताता है कि राज्य को समाज के सभी भागों के हितों को प्रतिनिधि के रूप में देखता है। मतलब राज्य के जो लोग हैं वो उसे एक शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए वो उनको प्रतिनिधियों के रूप में देखता है। जबकि संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता, नागरिक और राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित होते हैं। प्रभुसत्ता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। नागरिकता के अधिकारों में
नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी शामिल होते हैं। राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने, सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार भी शामिल है। कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया है। हर राष्ट्र के कुछ प्रतीक और विश्वास होते हैं जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक समाज के विकास के साथ ही प्रकट हुए हैं। समकालीन विश्व बाजार तेजी से विस्तारित हो रहा है और गहन राष्ट्रीय भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से ही जाना जाता है। समाजशास्त्र की रुचि औपचारिक संस्कारी तंत्र के अध्ययन से ही नहीं अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन से भी होती है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण से भी है।